अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेसन नंबर 25 है CS 507 की सीरीज़ का। इस लेसन में हमें कुछ इश्यूज नज़र आ रहे थे कि क्योंकि ये लेसन काफ़ी डायग्रामेटिक है, तो इसको आपको समझने में काफ़ी मुश्किल होनी थी। इसी वजह से हमने इसका ये सोल्यूशन निकाला है कि हमने इसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाएंगे इसको आपको, ना कि हैंड आउट से करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और आपको ये कॉम्प्लेक्स भी ना लगे। ठीक हो गया, चलें अब आप अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। रूल ऑफ DFDs, डाटा फ्लो डायग्राम भी कहते हैं DFDs को, आपको पता है। DFDs का यूज सिस्टम का एनालाइज और डिज़ाइन करने के लिए होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो DFDs ड्रॉ करते वक्त हमें हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक है, डाटा फ्लो रूल्स देख लेते हैं जी। हर डाटा फ्लो का एक यूनिक नाम होना चाहिए, ठीक है, जो उसके डाटा को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उसके बाद है जी सेकंड रूल, डाटा फ्लो को नाम, जो डाटा फ्लो का हमने नाम रखना है वो एक नाउन होना चाहिए, जैसे कि ऑर्डर, इनवॉइस, कस्टमर इन्फो वगैरह वगैरह। तो ये सब नाम होने चाहिए डाटा फ्लो के। उसके बाद ये एरो का डायरेक्शन डाटा के फ्लो को शो करता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस से डाटा जा रहा है और किस तरफ जा रहा है। ठीक है, हम काफ़ी चीज़ें रिपीट होंगे इस लेक्चर में, तो आप कुछ चीज़ें खुद भी देख सकते हैं। डाटा फ्लो सिर्फ प्रोसेसेस, डाटा स्टोर और एक्सटर्नल एंटिटीज़ के दरमियान होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट रूल है जी, कभी भी दो डाटा स्टोर्स या दो एक्सटर्नल एंटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट डाटा फ्लो नहीं होता। ठीक है, ये आपने याद रखना है, MCQs भी आ सकता है। हमेशा कोई ना कोई उस प्रोसेस जो है इन दोनों के दरमियान में होता है। ठीक है, उसके बाद है जी डाटा फ्लो एग्जांपल्स। अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, इनपुट, ठीक है, ऑर्डर डाटा जा रहा है प्रोसेस की तरफ। ठीक है, फिर प्रोसेस है जी, ऑर्डर को प्रोसेस किया जा रहा है। उसके बाद आउटपुट है, ऑर्डर डाटा स्टोर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम का जो बेसिक मकसद होता है कि यूज़र और सिस्टम के दरमियान इंफॉर्मेशन किस तरह मूव करती है ये शो करना। उसके बाद है जी प्रोसेसेस वो होती है जो डाटा को ट्रांसफॉर्म करती है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। हर प्रोसेस का एक यूनिक नंबर होता है। प्रोसेस के नाम एक्शन वर्ड होना चाहिए, जैसे प्रोसेस ऑर्डर, कैलकुलेट, ग्रेड वगैरह। ठीक है, ये सब प्रोसेस के नाम वर्ड एक्शन होने चाहिए। ठीक है, प्रोसेस के अंदर से सिर्फ वो डाटा आउटपुट होगा जो उसको इनपुट मिला हो, यानी हर आउटपुट का कोई ना कोई लॉजिकल इनपुट ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस के ज़रिए इनपुट आउटपुट क्लियरली डिफाइंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी डाटा स्टोर। डाटा स्टोर एक ऐसी जगह है जहाँ डाटा टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर होता है। इसका नाम प्लूरल नाउन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑर्डर्स, एम्प्लॉइज। ठीक है, ये प्लूरल है, दो, एक की जमा दो। ठीक है, डाटा स्टोर हमेशा प्रोसेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, डाटा स्टोर कभी भी डायरेक्ट किसी दूसरे डाटा स्टोर या एक्सटर्नल एंटिटी से लिंक्ड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंटिटीज़। एक्सटर्नल एंटिटी क्या है जी, ये लोग, डिपार्टमेंट्स या एक्सटर्नल सिस्टम्स होते हैं जो सिस्टम जो के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका नाम नाउन होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये कुछ MCQs में आ सकती हैं चीज़ें। कस्टमर, सप्लायर्स, ये सिर्फ डाटा को सेंड रिसीव करते हैं, ये प्रोसेस नहीं करते हैं। ठीक है, डाटा को प्रोसेस नहीं करती, ये सिर्फ एक्सटर्नल एंटिटीज का काम है सेंड रिसीव करना। इनका कनेक्शन सिर्फ प्रोसेसेस के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि डाटा फ्लो डायग्राम्स लेवल्स। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो कि ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम लेवल 0 होता है। ठीक है, इसका ये हाई लेवल ओवरव्यू देता है सिस्टम का। सिर्फ एक प्रोसेस होता है जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रोसेस से एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद लेवल 1 की डाटा फ्लो डायग्राम आ जाती है। ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को जो हमने बनाई थी पहले, उसको फर्दर ब्रेक करता है। ठीक है, फर्दर डिवाइड करता है। मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं इसमें और डाटा स्टोर भी शो किए जाते हैं इसमें और भी। ठीक है, उसके बाद है बैलेंसिंग इन डाटा फ्लो डायग्राम। जब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को लेवल 1 डाटा में ब्रेक करते हैं तो इंश्योर करें कि इनपुट आउटपुट फ्लो सेम ही रहे। ठीक है, कोई चेंज ना हो उनमें। ठीक है, बैलेंसिंग का ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद है जी ERD डायग्राम्स। ठीक है, ERD का यूज डाटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए होता है। ये बताता है कि एंटिटी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, एग्जांपल्स हैं इसकी, कंपनी और एम्प्लॉयज़। एक कंपनी के पास कई एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय सिर्फ एक कंपनी के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सेकेंड रिलेशन है। एग्जाम्पल में एक एम्प्लॉय
कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है और हर प्रोजेक्ट पर कई एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स काफ़ी रिपीट हो रही हैं हमारे टॉपिक्स में, तो आपके लिए एक किस्म का एक याद आनी है जो आपने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद है जी प्रोजेक्ट मैनेजर। सिर्फ एक एम्प्लॉय किसी भी प्रोजेक्ट का मैनेजर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हर एम्प्लॉय मैनेजर नहीं होता। ठीक है, ईआरडी नोटेशंस। ठीक है, रेक्टेंगल एंटिटी को शो करता है, डायमंड जो है रिलेशनशिप को शो करता है ईआरडी में। ठीक है, ओवल जो है एट्रीब्यूट्स को शो करता है और लाइंस उनके दरमियान रिलेशंस को शो करती हैं। ठीक है, ये चार थी नोटेशंस जो होती हैं ईआरडी डायग्राम्स में। ठीक है, अब ये जो टेबल एग्जांपल्स हैं हम उनको देखते हैं जी। एक कंपनी के पास टेबल होती हैं जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हम पहले भी एग्जांपल कर चुके हैं वैसे। उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, असाइनमेंट, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, ये सब हर किसी को ये चीज़ें असाइन है। ये असाइनमेंट टेबल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब पढ़ी है उनको ये सब चीज़ों का पता होगा वैसे। ठीक है, की टर्म्स इसमें देख लेते हैं जी। एट्रीब्यूट एंटिटी के करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि नेम, आईडी, एड्रेस। ठीक है, सिंपल एट्रीब्यूट एक सिंगल वैल्यू होती है। वैल्यू मिसाल के तौर पर एज भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल एट्रीब्यूट में आती है। कंपोजिट एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है इसमें। ठीक है, सब नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यूज आ गई। उसके बाद है ड्राइव एट्रीब्यूट्स, किसी और एट्रीब्यूट से कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, एज ड्राइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये एग्जांपल थी कि डेट ऑफ बर्थ से आप किसी की एज को डिराइव करते हैं। एंटिटी टाइप्स देखते हैं जी। एंटिटी की टाइप्स है जी स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती हैं जो अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद रखती हैं। ठीक है, उसके बाद है जी वीक एंटिटी जो अपनी आइडेंटिफाई किसी और एंटिटी के थ्रू मेंटेन करती है। ठीक है, उनकी अपनी कोई शिनाख्त नहीं होती, वो किसी और एंटिटी से अपनी शिनाख्त ले रहे होते हैं। ठीक है, इसका फॉरेन की किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी का प्राइमरी की होता है। ठीक है, ये इसमें याद रखने वाली बातें हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा नहीं लाजमी पता होगा। वीक एंटिटी का रिलेशन डबल रेक्टेंगल से शो होता है। ठीक है, वीक रिलेशनशिप को डबल डायमंड से दिखाया जाता है। रिलेशनशिप टाइप्स, अब टाइप्स देख लेते हैं रिलेशनशिप की क्या टाइप्स होती है। 1 to 1। ठीक है, एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट का मेंबर होता है। ठीक है, ये एक हो गया 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to मैनी रिलेशनशिप देख लेते हैं जी। उसको 1:1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 to 1 को, और 1 to मैनी को 1:m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट का कई एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है, अब मैनी टू मैनी को हम शो करते हैं M to M से। कई स्टूडेंट्स कई कोर्सेज में इनरोल हैं, इसकी ये एग्जांपल थी मैनी टू मैनी। चले अब हम टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन को देखते हैं जी। टोटल पार्टिसिपेशन जब हर एंटिटी रिलेशन में ज़रूर होती है, इसे डबल लाइन से शो करते हैं। और पार्शियल पार्टिसिपेशन जो है जब कुछ एंटिटीज़ ही रिलेशन में होती हैं, इससे सिंगल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, जो टोटल पार्टिसिपेशन है उसमें सारी एंटिटीज़ होती हैं रिलेशन में, मगर पार्शियल में कुछ एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 25 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी आपकी तरह अच्छी तैयारी हो सके। शुक्रिया।